गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा जो चैप्टर है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के चैप्टर में हम लोगों ने ट्रांसलेशन के प्रोसेस को कंप्लीट किया था कि कैसे एक पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन हो रहा था डीएनए से, यानी डीएनए से पहले एमआरएनए बना और एमआरएनए से फिर प्रोटीन बना। डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रोसेस में जो प्रोसेसिंग का पार्ट है वह सिर्फ यूकारियोटिक सेल में होता है और प्रोकार्योटिक सेल में आरएनए प्रोसेसिंग का पार्ट नहीं होता है। अब उसके आगे हम लोगों को आज स्टार्ट करना है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, मतलब कि एक जीन का रेगुलेशन या कोई जीन जो है, आखिर कैसे कोई जीन जो है वह रेगुलेट होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए किसी एक जीन से पॉलीपेप्टाइड चेन का अगर सिंथेसिस हो रहा है तो वह कैसे, उसके लिए कौन कौन से जीन जो है उसको कंट्रोल करते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले जीन एक्सप्रेशन क्या होता है वो देखेंगे। देखिए, जीन एक्सप्रेशन क्या टॉपिक है। जीन एक्सप्रेशन का मतलब है कि जिस प्रोसेस से या जिस मैकेनिज्म से कोई जीन किसी ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप को एक्सप्रेस करता है। फिनोटाइप का मतलब फिजिकल अपीयरेंस। अगर हम सांवला दिख रहे हैं तो यह हमारा फिजिकल अपीयरेंस है। कोई फ्लावर रेड कलर का दिख रहा है तो वो उसका फिजिकल अपीयरेंस है। तो जो फिजिकल अपीयरेंस का जो एक्सप्रेशन होता है, तो जिस जीन से ये काम, जिस मैकेनिज्म से ये काम होता है, उसी को कहते हैं हम लोग जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो जीन एक्सप्रेशन क्या है? जीन एक्सप्रेशन इज ए मैकेनिज्म। तो लिखेंगे जीन एक्सप्रेशन इज ए mechanism by which a gene is able to express itself into phenotype। ठीक है, जीन एक्सप्रेशन जो है वह एक बायोकेमिकल जेनेटिक्स है। एक्सप्रेशन इज ए बायोकेमिकल जेनेटिक्स। इसका मतलब समझ रहे बेटा, बायोकेमिकल जेनेटिक्स। अगर हम सांवला दिख रहे हैं तो इसके लिए कोई ना कोई पिगमेंटेशन, यानी कोई केमिकल आया है। कोई फ्लावर रेड कलर दिख रहा है तो वो कोई पिगमेंटेशन है। किसी का फेयरनेस फेस का ज्यादा होता है, यानी गोरापन है, तो दैट मींस कि कोई पिगमेंटेशन है, कुछ ऐसा है बायोकेमिकल, कोई ऐसा प्रोडक्ट आ रहा है जिसकी वजह से उसमें इस तरह के कैरेक्टर दो दिख रहे हैं, यानी उसका वैसा फिनोटाइप है। तो उसी को कहते हैं हम लोग एक्सप्रेशन इज ए बायोकेमिकल जेनेटिक्स। ठीक है, अब देखो कि जनरली जीन जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। अगर अकॉर्डिंग टू उनके प्रोडक्ट की बेसिस पर देखा जाए तो कहते हैं जीन आर टू टाइप। ओके, एक जीन जो होता है उसको बोलते हैं हाउस कीपिंग जीन। ओके, जो सभी सेल में होता है, जिस सेल को सरवाइव करना है उस सेल में हाउस कीपिंग जीन रहेगा, या जिस सेल को डिवीजन करना है उसमें रहेगा, तो हाउस कीपिंग जीन। और इसी को हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, और दूसरे को हम लोग कहते हैं लग्जरी जीन, और इसी को कहते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। अब देखो, हाउस कीपिंग जीन का मतलब हुआ कि जो जीन थ्रू आउट द लाइफ, यानी ऐसा जीन जो एक्सप्रेशन हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करता है।
तो उससे होने वाले जो बनने वाले प्रोडक्ट है उसकी जरूरत सेल को हमेशा होती है। तो हाउसकीपिंग जीन का मतलब हुआ कि रेगुलेट थ्रू आउट द लाइफ एंड एवरी सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, वैसा जीन जो उस ऑर्गेनिज्म के हर एक सेल में होगा और हमेशा रेगुलेट करेगा, यानी हमेशा एक्सप्रेस करेगा अपने आप को। तो वैसे जीन को हम लोग कहते हैं हाउसकीपिंग जीन। और लग्जरी जीन या नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, कि जो जीन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, यानी जब उसकी जरूरत होगी तो वो एक्सप्रेस करेगा, जरूरत नहीं होगी तो एक्सप्रेस नहीं करेगा, तो वैसे जीन को हम लोग कहते हैं लग्जरी या नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। तो ये जीन को ऑन द बेसिस ऑफ उसके एक्सप्रेशन के बेसिस पर, तो जीन आर टू टाइप, जो जीन एक्सप्रेशन है उसके बेसिस पे जीन जो है वो टू टाइप में हम लोग बांटे हैं, एक हाउसकीपिंग जीन और दूसरा लग्जरी जीन। ओके, तो हाउसकीपिंग जीन का मतलब आपको बताएं तो जो कंटिन्यूअसली एक्सप्रेसिंग continuously expressing themselves in every cell of ऑर्गेनिज्म। जैसे अब आप आसानी से समझ सकते हो इस चीज को, कैसे? एग्जाम्पल के रूप में ग्लाइकोलाइसिस जीन, फिर या क्रेब्स साइकिल के जीन। अब आप सोचिए, ग्लाइकोलाइसिस तो सभी सेल में होगा भाई, हमारे बॉडी के हर एक सेल में ग्लाइकोलाइसिस होता है, इवन जो भी लिविंग सेल है उसमें ग्लाइकोलाइसिस होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस उस ऑर्गेनिज्म के सभी सेल में होगा। तो ग्लाइकोलाइसिस 3 स्टेज में होता है, और 3 स्टेज में होने के लिए हर एक स्टेज में अलग अलग एंजाइम की जरूरत पड़ती है। तो क्या वो एंजाइम कैसे बनेगा? किसी ना किसी जीन से बन के आएगा, यानी वो जीन को हमेशा एक्सप्रेस करना पड़ेगा, तभी तो हमेशा एंजाइम की जरूरत पूरा होगी। तो एंजाइम बनाने के लिए उस जीन को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया आपका हाउसकीपिंग जीन। ओके, और लग्जरी जीन ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, जब उसकी जरूरत होगी तो एक्सप्रेस करेगा, जब जरूरत नहीं होगी तो ये एक्सप्रेस अपने आप को नहीं करता, यानी इसके जैसा नहीं है कि जो कंटिन्यूअस रहेगा, वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो ये कहते हैं which are not expressing in all cell and every time. It express requirement of their प्रोडक्ट, यानी जब इसके प्रोडक्ट की जरूरत होगी तब यह एक्सप्रेस करेगा, और नहीं तो आराम से पड़ा रहेगा। और जरूरी नहीं कि यह हमारे बॉडी के या उस ऑर्गेनिज्म के सभी सेल में हो। तो वैसे जीन को हम लोग कहते हैं लग्जरी जीन या नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। ओके, तो इसकी एक्टिविटी जो है रेगुलेट होती है। ठीक है, तो कहते हैं देयर एक्टिविटी इज regulated, so this is called regulated gene। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेगुलेटेड जीन कहते हैं। ओके, अब इस रेगुलेटेड जीन का मतलब यहां पे जिस जीन को रेगुलेट करना पड़ा तो हमें समझना पड़ेगा कि जीन रेगुलेशन क्या है। तो हमारे ये जो हाउसकीपिंग जीन को छोड़ के बाकी जितने भी जीन होते हैं वो सभी जो है वो जो जीन हमारे हाउसकीपिंग नहीं है उसके अलावा जो जीन है वो लग्जरी जीन या नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन होते हैं। अब आपके लिए एक क्वेश्चन यहां से इससे रिलेटेड आपको सर्च करना है। आपको पता है कि हमारे आरबीसी में, ठीक है,
नो न्यूक्लियस, मैच्योर आरबीसी। क्वेश्चन है हमारा आपके लिए, आपने पढ़ लिया कि आरबीसी में मैच्योर आरबीसी में क्या है, नो न्यूक्लियस। ठीक, तो जब न्यूक्लियस नहीं है तो इसका मतलब नो हाउसकीपिंग जीन, तो उसके पास हाउसकीपिंग जीन भी नहीं होगा बेटा। और जब हाउसकीपिंग जीन नहीं है तो उसमें ग्लाइकोलाइसिस भी नहीं होना चाहिए, तो वो कैसे सरवाइव करता है। तो क्वेश्चन है हाउ आरबीसी सरवाइव, बस ये आपको क्वेश्चन ढूंढना है। हमारे आरबीसी आखिर क्यों, आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है, कभी क्वेश्चन किया किसी से कि आरबीसी के अंदर, एक मैच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं है, मतलब उसके अंदर हमारे सारे जितने भी जीन है वो कहां है, न्यूक्लियस के अंदर है। हमारे साइटोप्लाज्म में कोई डीएनए है क्या, नहीं। जो डीएनए है वो कहां है, तो वो डीएनए हमारा एक साइटोप्लाज्मिक, अगर डीएनए की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, प्लांट में प्लास्टिड में होता है, बाकी तो कहीं नहीं है। दीज आर द नॉन कॉन्जुगेटिव जीन, वहां पे नहीं है। ठीक है, अगर आपको और कंफ्यूजन तो हम क्रेब साइकिल का जीन ही हटा देते हैं। चलो, क्रेब साइकिल हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यहां से सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस मैंने छोड़ दिया। अब आपको ढूंढना है कि एक मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है तो उसके पास हाउसकीपिंग जीन नहीं होगा, फिर वो आरबीसी कैसे सर्वाइव करता है। ग्लाइकोलाइसिस तो करने के लिए उसे एंजाइम चाहिए, एंजाइम बनाने के लिए जीन चाहिए, तो वो कैसे सर्वाइव करता है। यहां तक की बातें हो गई। अब हमारा जीन रेगुलेशन क्या होता है, जीन रेगुलेशन। तो जीन एक्सप्रेशन देखें, यहां पे आया रेगुलेटेड जीन, तो जीन रेगुलेशन क्या है। जीन रेगुलेशन देखेंगे हम, अब हेडिंग देंगे हम लोग जीन रेगुलेशन। जीन रेगुलेशन is the mechanism, gene regulation is the mechanism by which gene switched off or switched on by gene regulation is the process या mechanism by which gene switched off or switched on depending upon their requirement। तो इसी को, इसके बेसिस पर, डिपेंडिंग अपॉन देयर रिक्वायरमेंट के बेसिस पे जो जीन स्विच ऑन होता है या स्विच ऑफ होता है। जैसे यहां पर हम लिखे हैं रेगुलेटेड जीन, तो जो जीन जब उसके प्रोडक्ट की जरूरत है तो स्विच ऑन हो जाएगा, जब उसके प्रोडक्ट की जरूरत नहीं तो स्विच ऑफ हो गया, यानी प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, जरूरत नहीं है सेल को तो स्विच ऑफ कर देगा। तो वैसे जीन के रेगुलेशन को ही, वैसे मैकेनिज्म को ही कहते हैं जीन रेगुलेशन। और इसके बेसिस पर जो जीन है वह, जीन रेगुलेशन जो है वह दो तरह से होता है। तो अब जीन रेगुलेशन टू टाइप्स हैं। ये देखिए जीन रेगुलेशन बेटा दो तरह से, टू टाइप के जीन रेगुलेशन होते हैं। एक होता है निगेटिव जीन या निगेटिव रेगुलेशन पूरा बोलते हैं, या फिर बोल सकते हैं पॉजिटिव जीन रेगुलेशन। तो निगेटिव जीन रेगुलेशन एंड पॉजिटिव जीन रेगुलेशन। ओके, तो जो जीन कंटिन्यू एक्सप्रेस
अपने इफेक्ट को करता है, तो यानी जैसे समझो कि यह एक इकोलाई है या कोई बैक्टीरिया है और इसके बाहर में लैक्टोज है, तो ये लैक्टोज इसके अंदर जा करके ब्रेक डाउन होगा। ये लैक्टोज है तो ये ब्रेक डाउन होगा। लैक्टोज दो चीजों में ब्रेक डाउन हो सकता है, किस किस में? तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। तो उसको तोड़ने के लिए कोई एंजाइम चाहिए और वो एंजाइम बनने के लिए उसका पार्टिकुलर जीन चाहिए। तो वो जीन को एक्सप्रेस करने के लिए जब लैक्टोज मिलेगा तो उसका एक्सप्रेशन होगा, लैक्टोज नहीं मिलेगा तो वो एक्सप्रेस नहीं करेगा। दिस इज द निगेटिव जीन रेगुलेशन, जो लैक ऑपेरॉन में आपको पढ़ाने वाले हैं, वो यही मैकेनिज्म आएगा वहां पर। तो जब जीन जो है वह कंटिन्यू क्या करेगा? अपना एक्सप्रेशन बंद करके रखेगा। कब तक? जब तक उसके एक्सप्रेशन को स्टार्ट करने वाला कोई इंड्यूसर ना मिल जाए। हम क्या कह रहे हैं कि हम आपको कभी नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन हम आपको कभी डाउट नहीं बताएंगे। तो डाउट बताएंगे कब? जब आपका डाउट मेरे पास आएगा। उसी तरह कोई जीन एक्सप्रेस नहीं करेगा, तो एक्सप्रेस कब करेगा? यानी वो स्विच ऑन कब होगा? तो जब स्विच ऑन करने वाला कोई केमिकल या इंड्यूसर उसे मिल जाएगा। जैसे ही वो मिलेगा वो एक्सप्रेशन चालू कर देगा। जैसे उसी का एग्जांपल है कि यह एक बैक्टीरिया है, अगर जब तक इसे लैक्टोज नहीं मिलेगा तो ये जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है, यह एंजाइम इसके अंदर नहीं बनेगा। यानी इस एंजाइम से बनने वाला जो जीन होता है, ठीक है, उसको कहते हैं लैक्जेट जीन। तो लैक्जेट जीन तब तक बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनाएगा जब तक उसे लैक्टोज नहीं मिलेगा। देख लो क्या कह रहे हैं हम कि ये स्विच ऑन कब होगा? जब लैक्टोज इसको मिलेगा। तो जैसे ही लैक्टोज इसको मिलेगा ये चालू कर देगा, और जब तक लैक्टोज नहीं मिलेगा यह एंजाइम नहीं बनेगा। तो ये क्या हो गया? निगेटिव जीन रेगुलेशन, या फिर इसी को कहेंगे हम लोग, यानी एक इंड्यूसर। यहां पर लैक्टोज जो है वह इंड्यूसर की तरह काम कर रहा है। तो यही चीज को आपको हमें समझाना है। तो जीन जो कंटिन्यू एक्सप्रेस करेगा अपने इफेक्ट को, कब तक? जीन कंटिन्यू एक्सप्रेस देयर इफेक्ट, अपने इफेक्ट को कंटिन्यू क्या करेगा? कंटिन्यू एक्सप्रेस देयर इफेक्ट टिल देयर एक्टिविटीज is सप्रेस। यानी कि जब तक इसकी एक्टिविटी को सप्रेस नहीं किया जाएगा ये अपने इफेक्ट देता रहेगा, यानी कि ये स्विच ऑफ रहेगा। ओके, तो यही है। तो ऐसे ही जीन को हम लोग रिप्रेसिबल या रेप्रेसिबल रेगुलेशन कहते हैं। ओके, दिस इज also called इसके एक्सप्रेशन को रिप्रेस कर दिया गया। कब? लैक्टोज मिलेगा तब, नहीं तो वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, वो कंटिन्यू। अभी दिखाएंगे जब लैक्टोपेरॉन आएंगे तो आपको समझ में आएगा। देखो यहां से क्या होता है समझा ही देता हूं थोड़ा सा, अभी आगे आना है। लैक्टोपेरॉन आज ही हम लोग अभी करेंगे। तो यहां पर एक इनहिबिटर जीन होता है। इनहिबिटर जीन कहने का मतलब रेगुलेटर जीन, और यहां से एमआरएनए बनेगा। इस एमआरएनए से एक प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, और ये प्रोडक्ट जा करके ऑपरेटर जीन होता है, इसके साथ बाइंड कर जाएगा इस तरह से। जैसा ही बाइंड कर गया तो जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आगे नहीं बढ़ेगा, यहीं पर आके रुक जाएगा। यानी यहां पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसका जो प्रोडक्ट है इसको क्या कर रहा है? रोक रहा है।
तो ये काम कंटिन्यू होता रहेगा कब? जब तक इसके साथ कोई रिप्रेस करने वाला इसके साथ बाइंड ना कर जाए। तो बस पहले इतना समझ लीजिए, अभी ज्यादा कंफ्यूज होने की आपको जरूरत, ठीक है, नहीं है। ओके, तो दिस इज प्रोडक्ट रेगुलेटेड जीन, दिस इज प्रोडक्ट रेगुलेटेड, प्रोडक्ट रेगुलेटेड जीन का मतलब इससे एक प्रोडक्ट बना और इसके वजह से इसका रेगुलेशन हो रहा है, यानी ये स्विच ऑफ हो जा रहा है। स्विच ऑन होना और स्विच ऑफ होना दोनों जीन रेगुलेशन है। तो इससे एक प्रोडक्ट बना, अभी इसको भूल जाइए, बस समझो कि यह एक प्रोडक्ट बना और ये जाकर के यहां पर बाइंड करता है, जिसके वजह से आगे के जीन का सिंथेसिस नहीं हो पाता है। तो यहां पर आके रास्ता रोक दिया, हम रास्ते पे जा रहे हैं और बीच में पेड़ गिर गया, तो हमें रिटर्न बैक होना पड़ेगा। मतलब हम जहां डेस्टिनेशन तय नहीं कर पाए अपना, राइबोसोम यहां आके जीन से एमआरएनए बना, इस एमआरएनए से ये बन गया। अब ये वाला जीन से जो सिंथेसिस होना था, बीच में रास्ते में क्या हुआ, रुकावट आ गई, तो प्रोडक्ट आगे नहीं बन पाया। तो इस तरह के रेगुलेशन को, यानी दिस इज प्रोडक्ट रेगुलेटेड जीन, और इससे रेगुलेट होने वाले एंजाइम को हम लोग कहते हैं रेप्रेसिबल एंजाइम। रेप्रेसिबल एंजाइम, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये इसमें जो एंजाइम यूज होगा उसको कहेंगे रिप्रेसिबल एंजाइम। ओके, रिप्रेसिबल एंजाइम आप थोड़ा सा इसको आगे भी हम आगे बताएंगे आपको। अब दूसरा देखते हैं पॉजिटिव रेगुलेशन, या जिसे हम लोग कहते हैं एंडेसिबल जीन। पॉजिटिव रेगुलेशन या एंडेसिबल जीन, जो इस साइड में अभी हम लोगों ने इसको लैक ऑपेरॉन के रूप में देखे थे। इसका एग्जांपल ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन है, जो अभी आगे होगा, ठीक है। ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन आपको पढ़ना नहीं है, बस थोड़ा सा आपको समझा देंगे हम। तो पॉजिटिव जीन रेगुलेशन, या इसी को कहते हैं इंड्यूसिबल रेगुलेशन। किसी प्रोडक्ट के आने से इसका रेगुलेशन जो है वह क्या हो रहा था, ऐसे अगर लैक्टोज नहीं आता है तब तक वो कंटिन्यू जीन स्विच ऑफ रहेगा, जैसे ही लैक्टोज आए तो स्विच ऑफ हो गया, और यहां पर अलग होगा। जैसे ही ट्रिप्टोफान आएगा तो वो स्विच ऑफ हो जाएगा, ट्रिप्टोफान जब तक नहीं आएगा तब तक वो स्विच ऑन रहेगा। तो किसी प्रोडक्ट की वजह से यह स्विच ऑन हो रहा है, और ये किसी प्रोडक्ट की वजह से स्विच ऑफ हो रहा है, नहीं तो कंटिन्यू चालू रहता है। तो जब कंटिन्यू चालू है मतलब पॉजिटिव रेगुलेशन, और ये हमेशा बंद रहता है लेकिन किसी प्रोडक्ट के आने से चालू रहता है, इसलिए यह निगेटिव जीन रेगुलेशन। यही फर्क है पॉजिटिव जीन रेगुलेशन और निगेटिव जीन रेगुलेशन, जो आपको हमने यहां पर इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस दिखाया है वो समझने के लिए। ओके, तो जो जीन रिमेन्स एक्सप्रेस करता रहेगा जब तक कि कोई इंडिसिबल रेगुलेशन या कोई प्रोडक्ट नहीं आ जाए, तो इसको कहते हैं जीन कंटिन्यू एक्सप्रेस टिल ए प्रोडक्ट टिल रिप्रेशन टिल सप्रेसर इज नॉट, सप्रेशर नहीं, सप्रेशर का मतलब सप्रेस करने वाला। जीन कंटिन्यू एक्सप्रेस टिल कब तक, जब तक जो प्रोडक्ट जो है वह कोई ये इंडिसिबल रेगुलेशन जीन कंटिन्यू एक्सप्रेस टिल ए प्रोडक्ट डू नॉट स्विच ऑफ। जब तक कोई प्रोडक्ट आकर के इसको स्विच ऑफ नहीं कर दे तब तक ये क्या करेगा, ये काम करता रहेगा। अनलेस और अनटिल ये काम करता रहता है अपने आप को कंटिन्यू एक्सप्रेस, अनलेस एंड अनटिल
ठीक है। अब ये हो गया पॉजिटिव जीन रेगुलेशन, ये हो गया निगेटिव जीन रेगुलेशन। यूकारियोटिक सेल में जीन का रेगुलेशन 4 स्टेज में होता है। प्रोकारियोटिक स्टेज में सिर्फ एक ही बार होता है, लेकिन यूकारियोटिक स्टेज में जीन रेगुलेशन का कंट्रोल 4 स्टेज में हो सकता है। ओके, तो कहते हैं यूकारियोटिक जीन रेगुलेशन कितने टोटल 4 स्टेज में जो है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, तो यूकारियोटिक जीन रेगुलेशन, यूकारियोटिक जीन रेगुलेशन occurs at 4 लेवल, और वो यानी 4 स्टेज में। जैसे सबसे पहले डीएनए से ये एचएनआरएनए बना, पहला स्टेज। एचएनआरएनए की प्रोसेसिंग हुई, दूसरा स्टेज। जो एक्टिव एमआरएनए बना है वो कहां आया है, न्यूक्लियस में ट्रांसपोर्ट हुआ है, तीसरा स्टेज। और फिर एमआरएनए से प्रोटीन का बनना, 4 स्टेज। तो 4 स्टेज में काम होता है, और वही 4 स्टेज में इसके जीन के रेगुलेशन जो है वो होते हैं। तो पहला स्टेज ट्रांसक्रिप्शनल स्टेज, ये ट्रांसक्रिप्शनल स्टेज में होगा। दूसरा स्टेज आरएनए प्रोसेसिंग, यानी प्रोसेसिंग लेवल पे। किस लेवल पे, तो प्रोसेसिंग लेवल पे। ठीक है, प्रोसेसिंग लेवल के बाद में क्या बोले थे हम, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए। 4वां स्टेज हम पहले बता चुके आपको, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए कहां से भाई, फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोसोल। अगर किसी वजह से ट्रांसपोर्टेशन ही ना हो, एक्टिव एमआरएनए बना, लेकिन वो जब तक न्यूक्लियस तक नहीं पहुंचेगा, तब तक क्या होगा, ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा। एंड 4th स्टेज ट्रांसलेशनल लेवल, ट्रांसलेशन के लेवल पे, ट्रांसलेशनल लेवल हो गया। तो ये, लेकिन यहां पर क्या कह रहे हैं, और इन प्रोकारियोट, जीन रेगुलेशन एट एमआरएनए इनिशिएशन, INITIATION। तो जब एमआरएनए का इनिशिएशन होना है, किस चीज के लिए, तो जो इनिशिएशन आपका जिस चीज ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन कह सकते हैं, यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन है, या ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन भी लिख सकते हैं हम लोग। इसको इधर कर देता हूं, ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन के लेवल पे होगा। ये दोनों देख ले, यूकारियोटिक और प्रोकारियोटिक का कौन कौन से स्टेज पे किस किस लेवल पे रेगुलेशन हो सकता है। अब आइए फिर, अब दीजिए ओपेरॉन मॉडल। ओपेरॉन मॉडल क्या है, ओपेरॉन मॉडल को जैकब एंड मोनार्ड ने दिया था, जो इकोलाई के ऊपर, इन्होंने इकोलाई के मेटाबॉलिज्म पे काम किया था उसके लिए, और इसके लिए जैकब एंड मोनार्ड को प्राइज, नोबेल प्राइज भी मिला। तो पहले देंगे यहां पर ओपेरॉन मॉडल। तो ओपेरॉन मॉडल प्रपोज्ड बाय किसने दिया, तो जैकब एंड मोनार्ड ने।
जैकोब एंड मोनोड, MONOD होता है। 1961 का ही है ये होगा, ठीक है ना। तो 1961 में प्रपोज किया था। तो जिन्होंने किसके लिए, तो ये प्रपोज किए थे मॉडल ऑफ जीन रेगुलेशन 1961, हाँ, proposed model of gene regulation on metabolism of इकोलाई। इकोलाई के मेटाबॉलिज्म पे जो जीन रेगुलेशन होता है उसके ऊपर इन्होंने ये मॉडल जो है वह प्रपोज किया। ओके, अब एक ओपेरॉन जो है वह एक ग्रुप ऑफ जीन होता है। एक ओपेरॉन में ग्रुप ऑफ जीन है। तो ओपेरॉन इज ए ग्रुप ऑफ जीन। और वो जीन कौन कौन से है बेटा, तो किसी भी ओपेरॉन में 4 जीन का होना जरूरी है। ओके, तो ग्रुप ऑफ जीन का मतलब एक स्ट्रक्चरल जीन, सेकेंड प्रमोटर जीन, थर्ड रेगुलेटर जीन और फोर्थ ऑपरेटर जीन। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल, प्रमोटर, रेगुलेटर एंड ऑपरेटर, ये 4 जीन का होना, स्ट्रक्चरल जीन, प्रमोटर जीन, रेगुलेटर हाँ, एंड ऑपरेटर, OPERATOR, ऑपरेटर जीन। ये 4 जीन का होना किसी भी ओपेरॉन मॉडल में जरूरी है। और ऐसे ओपेरॉन जो है वह एक्चुअली ज्यादा फिट बैठता है प्रोकैरियोटिक सेल के लिए। ओके, और एक ओपेरॉन, ऐसे बहुत सारे ओपेरॉन मॉडल है, ट्रिप्टोफान ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन, हिस्टिडीन ओपेरॉन, ठीक है, बहुत सारे ओपेरॉन, यानी अलग अलग कंपोनेंट के लिए हमारे किसी भी एक सेल के अंदर बहुत सारे जीन है। ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म नंबर ऑफ जीन वेरी करता है। एक बैक्टीरिया के अंदर ही बहुत सारे जीन है, तो उतने जीन का कौन से जीन का क्या क्या रेगुलेशन हो रहा है, तो उसी को रेगुलेट करने के लिए तो एक ओपेरॉन में इतने सारे जीन मिल करके किसी एक कंपोनेंट को रेगुलेट करते हैं। तो इसी को हम लोगों ने क्या किया, इसी को जैकोब एंड मोनार्ड ने जो बैक्टीरिया के मेटाबॉलिज्म पे इन्होंने वर्क किया, तो पहला जो है इन्होंने बताया कि ओपेरॉन जो है ग्रुप ऑफ जीन का मॉडल है, यानी उसमें 4 जीन जो होते हैं वह होते हैं। ठीक है, और ये जो है वो फंक्शन करते हैं एक दूसरे के साथ मिलके, तो कहते हैं विच फंक्शन, तो ओपेरॉन ग्रुप ऑफ जीन, यहीं पे लिखता हूं, विच फंक्शन टुगेदर, और इसके एग्जाम्पल हैं लैक ओपेरॉन, ट्रिप्टोफान ओपेरॉन, हिस का मतलब हिस्टिडीन ओपेरॉन, ETC। ठीक है, बहुत सारे, फिर ऐसे बहुत सारे जो है वह मॉडल आए। अब ये चारों जीन का काम क्या क्या है, स्ट्रक्चरल जीन का काम क्या है, प्रोमोटर जीन का काम क्या है, रेगुलेटर जीन और ऑपरेटर जीन। देखो ये दोनों जीन जो है स्ट्रक्चरल जीन और प्रोमोटर जीन, आपको हमने DNA से RNA बनने के प्रोसेस में बताया है। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में क्या था, स्ट्रक्चरल, प्रमोटर और टर्मिनेटर। तो यहां पर प्रमोटर और स्ट्रक्चरल दोनों हैं। अब आपको सिर्फ 2 नया चीज देखना है, रेगुलेटर जीन और ऑपरेटर जीन का काम क्या है। तो चारों जीन के बारे में समझेंगे कि आखिर चारों जीन क्या क्या है। अब देखिए ये चारों जीन के बारे में, तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल जीन क्या है,
ये हो गया स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन ट्रांसक्राइब टू mRNA। जो ट्रांसक्राइब हो, जिस जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो करके क्या बनेगा, एक्टिव mRNA बनेगा, यानी जो mRNA बन करके, और उस mRNA से क्या मिलेगा, उस mRNA से पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन होगा। तो फॉर पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस, क्योंकि जो mRNA बन के आएगा उसके ऊपर जेनेटिक कोड होगा। ओके, तो एक हो गया स्ट्रक्चरल जीन। उसके बाद में सेकंड क्या था बेटा, प्रोमोटर। प्रोमोटर जीन पे क्या होता है, प्रोमोटर जीन पे जहां पर आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड होता है, यानी साइट फॉर बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज, तो कह सकते हैं बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। बाइंडिंग साइट फॉर, यानी जहां पर आरएनए, जिस जीन के ऊपर जहां से आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करके और ये प्रोसेस स्टार्ट करेगा, उसी को कहते हैं हम लोग प्रोमोटर। ये प्रोमोटर जीन अटैचमेंट साइट है ये आरएनए के लिए। ओके, अब आइए ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर जीन it is the gene which receive बायोकेमिकल प्रोडक्ट। कोई भी चीज जो रेगुलेटर जीन से बनने वाला सब्सटेंस, देखिए एक तरफ बेटा रेगुलेटर जीन है, पहले समझ लो इसको, और एक तरफ ऑपरेटर जीन है। स्ट्रक्चरल जीन समझ गए, प्रमोटर जीन समझ गए, अब ऑपरेटर और रेगुलेटर समझना है। रेगुलेटर जीन कोई ऐसा सब्सटेंस बनाएगा जो जा करके बाइंड करता है किसके ऊपर, ऑपरेटर के ऊपर, और ये बाइंड करने से ये जीन जो है एक्टिव भी हो सकता है और इनएक्टिव हो सकता है, यानी खास करके जब ये आकर के बाइंड करेगा तो इसको इनएक्टिव कर देगा। तो ऑपरेटर जीन का मतलब कि इट इज द जीन विच रिसीव बायोकेमिकल सब्सटेंस विच इज सिंथेसाइज्ड बाय रेगुलेटर जीन, और रिसीव करने के बाद अगर आकर के बाइंड हुआ है ऑपरेटर जीन पे, तो ये जीन अपना सिंथेसिस आगे की ओर रोक देगा, उसकी आगे का पार्ट जो है वो सिंथेसाइज नहीं करेगा mRNA का, जिसके वजह से यह जीन स्विच ऑफ हो जाएगा। वैसे जीन को हम लोग कहते हैं ऑपरेटर जीन। ओके, इट इज द जीन विच रिसीव प्रोडक्ट ऑफ रेगुलेटर जीन। कहते हैं इट अलाउ टू वर्क ऑपेरॉन। यही जीन और किसी ऑपेरॉन को अलाउ करता है कि उसे काम करना है या काम नहीं करना है। तो ये कह रहे हैं कि इट अलाउ टू वर्क ऑपेरॉन, किसी ऑपेरॉन को काम करना है या नहीं करना है, ये यही बताएगा। कौन? तो ऑपरेटर जीन बताएगा। ठीक है, और जब इसके पास यानी रेगुलेटर जीन नहीं होगा, ये कब काम करेगा? इट अलाउ टू वर्क ऑपेरॉन when it is not covered by regulator gene प्रोडक्ट, यानी जब ये रेगुलेटर जीन से बनने वाला प्रोडक्ट इसके ऊपर आके कवर नहीं करेगा तो ये वर्क करेगा, अगर ये इधर नहीं आएगा तो ये वर्क करेगा, और जब ये आकर के इसके साथ बाइंड कर जाएगा तो अगर ये बाइंड कर गया, बाइंड किया तो वर्क नहीं करेगा।
यही चीज आपको समझना था। तो ऑपरेटर जीन का प्रोडक्ट अगर रेगुलेटर जीन का प्रोडक्ट ऑपरेटर जीन पे बाइंड करेगा तो ऑपरेटर जीन काम नहीं करेगा, और अगर बाइंड नहीं करेगा तो वो काम करेगा। स्विच ऑफ और स्विच ऑन, तो यही जो है वो अलाउ करता है वर्क को। अब फोर्थ नंबर पे आइए, कौन सा? तो ये हो गया आपका रेगुलेटर जीन। कौन सा? ये है रेगुलेटर जीन। ओके, तो रेगुलेटर जीन का काम क्या है? तो रेगुलेटर जीन एक प्रोडक्ट को बनाता है, ठीक है। तो सिंथेसाइज ए प्रोडक्ट which actively work as activator, which work as activator, पॉजिटिवली एक्टिवेटर के रूप में वह काम करेगा। ओके, तो जब वो पॉजिटिवली होगा तो एक्टिवेटर, निगेटिवली होगा तो रिप्रेसर हो जाएगा। वर्क एज, which work positively as activator, work positively as activator and negatively as suppressor। तो वह निगेटिव रूप में सप्रेस कर देगा, पॉजिटिव रूप में एक्टिवेट कर देगा। ये स्विच ऑन और स्विच ऑफ का काम आपको जो बता रहे हैं। तो ये चारों जीन का देख लिया, स्ट्रक्चरल जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन और रेगुलेटर जीन। ये चारों जीन हो गया जो किसी एक ऑपेरॉन मॉडल में होते हैं। ओके, अब आइए, जब जैकब एंड मोनार्ड ने लैक ऑपेरॉन को किया था, अब हेडिंग देंगे लैक ऑपेरॉन। नाम क्यों पड़ा लैक ऑपेरॉन? तो लैक स्टैंड फॉर ऑपेरॉन, तो ये लैक्टोज। अब हमारा हेडिंग होगा लैक ऑपेरॉन। बहुत समझना है इसमें। हेडिंग लैक ऑपेरॉन। लैक स्टैंड फॉर लैक्टोज। किसने दिया था? प्रपोज्ड बाय जैकब एंड मोनार्ड, वही 1961 में जो मेटाबॉलिज्म का था। और इट इज, ये कैसा है? इंड्यूसिबल है या फिर रिप्रेसिबल है? कैसा है? तो ये जो है लैक ऑपेरॉन इज इंड्यूसिबल है, जो इंड्यूस हो रहा है। ओके, रिप्रेशर एंड इंड्यूसर या कोई प्रेशर, ये सभी जो है वो हमारे सेल के बाहर के पार्ट होते हैं। ये हमारे सेल नहीं, मतलब जो भी ऑपेरॉन है उसके बाहर के पार्ट होते हैं। ओके, तो लैक ऑपेरॉन इज, इट इज इंड्यूसिबल ऑपेरॉन, इट इज इंड्यूसिबल ऑपेरॉन। फिर उसके बाद में आइए, अब देखो क्या क्या होता है। पहले ये देखिए, एक डायग्राम बनाते हैं हम लोग, उससे समझने का काम करेंगे। किसी एक ऑपेरॉन में 4 जीन होते हैं। एक ऑपेरॉन में कितने? 4 जीन। कौन कौन से हैं? तो P फॉर प्रमोटर जीन, I फॉर इनहिबिटर जीन, फिर यहां पर P फॉर आपका प्रमोटर जीन, और यहां पर O फॉर ऑपरेटर जीन, और ये 3 जो है वो स्ट्रक्चरल जीन है। ओके, एक को बोलते हैं लैक जेड, लैक वाई एंड लैक ए जीन। लैक जेड, लैक वाई, लैक ए, ठीक है, स्मॉल में कर देते हैं। ओके, ये 3 जीन है। यहां पर ये यहां से यहां जो है वह स्ट्रक्चरल जीन है। ये ऑपरेटर जीन है, दिस इज ऑपरेटर जीन। ये प्रमोटर है और ये
रेगुलेटर जीन है। ये रेगुलेटर, आई फॉर इनहिबिटर, इसलिए इसका नाम रेगुलेटर और आई से इंडिकेट करते हैं। तो जब ये जीन यानी प्रमोटर जीन पे आरएनए पॉलीमरेज आएगा तो इस जीन से कोई प्रोडक्ट बनेगा। तो इस जीन से मान लो प्रोडक्ट बन गया है बेटा, यहां पर इससे जो है वो बना है एमआरएनए, और इस एमआरएनए से प्रोडक्ट क्या बना है, इस एमआरएनए से एक ये प्रोडक्ट बन गया है। ओके, ये एमआरएनए का इस एमआरएनए से बना हुआ प्रोडक्ट है, तो इसको कहेंगे रिप्रेशर एमआरएनए, और ये क्या बन गया, रिप्रेशर हो गया। और ये रिप्रेशर आकर के यहां पर बाइंड कर गया है, इसके ऊपर बाइंड कर जाएगा। किसके ऊपर, तो यहां पर इसके ऊपर बाइंड करेगा। तो अब बाइंड दिखा देते हैं हम, ये हो गया इस तरह से बाइंड, यहां पर बाइंड हो गया, मतलब ये रास्ता बंद हो गया। तो अगर ये इस प्रमोटर पे फिर से आरएनए पॉलीमरेज अगर आता है तो यहीं पर इसे रास्ता ब्लॉक हो गया, यानी लैक जेड, लैक वाई और लैक ए से कोई एंजाइम का सिंथेसिस, यानी इससे कोई स्ट्रक्चर जिनसे कोई एमआरएनए नहीं बन पाएगा। समझ में आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूं, यानी इससे अब कोई एमआरएनए का सिंथेसिस हो ही नहीं पाएगा। ओके, अब देखिए, चलिए देखिए यहां पर आपको क्लियर क्या दिखाई रहे हैं, ये रिप्रेशर है। तो ये रिप्रेशर जब जाकर के आप देखो यहां पर ऑपरेटर जिन के साथ बाइंड किया है, तो ऑपरेटर जिन के साथ जैसे ही बाइंड करेगा उसके आगे के जो स्ट्रक्चरल जिन है इससे कोई एमआरएनए का सिंथेसिस नहीं होगा, ये नो एमआरएनए। यानी क्यों, ये रास्ता है, इस रास्ते पे पहले कोई ब्रेकर आ गया, या आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, और रोड पे जा रहे हो, कोई पेड़ या कोई भी चीज गिर गया है, रास्ता ब्लॉक हो गया है, तो आपको क्या करना पड़ा, रिटर्न बैक आना पड़ेगा। जस्ट लाइक हियर, यहां पर ये जो ऑपरेटर जिन पे आकर के रिप्रेशर बाइंड किया, यानी रास्ते को ब्लॉक किया है, जिसके वजह से आरएनए पॉलीमरेज इस स्ट्रक्चरल जिन के पास नहीं पहुंचेगा। जब स्ट्रक्चरल जिन के पास नहीं पहुंचेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इससे एमआरएनए नहीं बन पाएगा। अब जब एमआरएनए नहीं बना है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये तीनों एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होगा। कब ये हो रहा है सिचुएशन, इन एब्सेंस ऑफ, ये सिचुएशन कब का है, इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, ये लैक्टोज के एब्सेंस में ये चीज हो रहा है। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि रिप्रेशर बाइंड विथ ऑपरेटर जीन, रिप्रेशर बाइंड विथ ऑपरेटर जीन, रिप्रेशर किसके साथ बाइंड हो गया है, तो वो ऑपरेटर जीन के साथ में बाइंड हो गया है और प्रिवेंट कर रहा है, एंड प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज टू सिंथेसाइज एमआरएनए, एंड प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज टू सिंथेसाइज एमआरएनए को सिंथेसाइज करने से के लिए उसको क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है। तो यानी यहां पर सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। समझ गए ये बात को। तो इस तरह से जो पूरा का पूरा सिचुएशन जो है ये इस तरह से चला। अब दूसरा चीज देखिए कि जब ये रिप्रेशर ऑपरेटर पे बाइंड नहीं करेगा, यानी लैक्टोज के प्रेजेंस में जब लैक्टोज होगा तो क्या होगा सिचुएशन। पहले आपको ये डायग्राम बनाना है, जब आपका ये डायग्राम बन जाए तो उसके बाद में अब दूसरा डायग्राम मैं तो मिटा के काम कर लूंगा, आपको जो है वो दोबारा बनाना पड़ेगा। तो एक ये डायग्राम हो गया। अब दूसरा सिचुएशन देखेंगे हम लोग। दूसरा सिचुएशन में क्या होगा, यहां पर सब चीज सेम। अब हम लोग सेकेंड सिचुएशन में क्या कहेंगे, प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, यानी जब लैक्टोज का प्रेजेंस होगा तो ये इस तरह से ऑपरेटर है। अब यहां पर लैक्टोज जो है वह एक क्या है, लैक्टोज एक इंड्यूसर है, लैक्टोज इज द इंड्यूसर। ये हो गया एक इंड्यूसर, यानी ये क्या है, एक लैक्टोज है। ओके,
अब यहां पर फिर उसी तरह इससे क्या बनेगा, इससे बन गया mRNA, ये हो गया रिप्रेसर mRNA। इस रिप्रेसर mRNA से क्या बन जाएगा, इस रिप्रेसर mRNA से ये बन गया आपका इस तरह से रिप्रेसर। लेकिन ये रिप्रेसर आकर के बाइंड होगा इस रिप्रेसर के साथ, ये आकर के बाइंड हो जाता है कौन, तो यहां पर ये लैक्टोज। तो जब लैक्टोज आके बाइंड हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, लैक्टोज को मैं ब्लू कलर से इधर दिखा लेता हूं, दिस इज लैक्टोज। तो ये बाइंड हुआ है, तो ये रिप्रेसर अब क्या हो गया, रिप्रेसर इनएक्टिव। अब ये इनएक्टिव हो गया, यानी इनएक्टिव हो गया तो ये ऑपरेटर पर जाकर के बाइंड नहीं कर पाएगा। ऑपरेटर में बाइंड नहीं हुआ तो रास्ता क्या हो गया, खुला रह गया, यानी आरएनए पॉलीमरेज आसानी से इस ऑपरेटर से आगे स्ट्रक्चरल जीन तक पहुंच पाएगा, तो ये बाइंडिंग नहीं होगी। तो इनएक्टिव मतलब यानी नॉट बाइंड विथ ऑपरेटर जीन। अब ये ऑपरेटर जीन के साथ बाइंड नहीं हो पाएगा। अब जब ऑपरेटर जीन के साथ बाइंड नहीं होगा तो ये जो स्ट्रक्चरल जीन है, यहां पर लिख देता हूं, इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, यानी लैक्टोज के प्रेजेंस में। तो यहां पर लैक जेड लैक वाई, तो यहां पर mRNA सिंथेसाइज, तो इससे क्या हो गया, यह mRNA बन गया और इससे या mRNA से यह 3 पॉलीपेप्टाइड बने, यानी 3 mRNA बना। तीनों mRNA आपस में जुड़े हुए हैं, इसीलिए यह पॉलीसिस्ट्रॉनिक, क्योंकि बैक्टीरिया का देख रहे हैं लाइकोपरन बैक्टीरिया में है, और सिस्ट्रॉन मोनोसिस्ट्रॉन यूकारियोट में, पॉलीसिस्ट्रॉन बैक्टीरिया में। यानी पॉलीसिस्ट्रॉन का मतलब हुआ कि एक mRNA से 3 अलग अलग पॉलीपेप्टाइड बनेंगे, और हमारे बॉडी में एक mRNA किसी एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाता है, यानी एक ही जीन एक पॉलीपेप्टाइड को, लेकिन बैक्टीरिया में ऐसा नहीं है। तो ये हो गया पॉलीसिस्ट्रॉनिक का एग्जाम्पल, दिस इज द पॉलीसिस्ट्रॉनिक का एग्जाम्पल। अब इससे 3 एंजाइम बने, यानी ये हो गया लैक जेड, लैक वाई और लैक ए। ठीक है, ये तीनों अलग अलग नहीं, आपको यहां पर ऐसे दिखाना नहीं है। यानी इससे कौन एंजाइम बन गया, इससे एंजाइम बनेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज। लैक वाई से क्या बन जाएगा, परमिएज। लैक वाई से एंजाइम परमिएज। और लैक ए से कौन एंजाइम बन गया, लैक ए से एंजाइम बन गया आपको यहां पर ट्रांस एसिटाइलेज। अब ये देखिए, तो यहां पर 3 स्ट्रक्चरल जीन है और तीनों स्ट्रक्चरल जीन मिलकर के एक mRNA बनाए जिसका, तो यह एक mRNA बना। ये पॉलीसिस्टोनिक है। पॉलीसिस्टोनिक क्यों, क्योंकि 3 अलग अलग एंजाइम बन रहा है इससे, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज। ये 3 अलग अलग एंजाइम बन गए। अब ये तीनों एंजाइम आप क्लियर देख सकते हैं डायग्राम में कि 3 अलग अलग एंजाइम हम आपको वहां पर दिखा रहे हैं। तीनों एंजाइम का जो रोल है अलग अलग काम के लिए है। तो ये जो डायग्राम हुआ, ये सारा चीज किसके लिए, इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज के कंडीशन में है। अब इसमें कुछ बातों को लिखने का हम लोग काम करेंगे। तो चलिए, ये तीनों एंजाइम काम क्या क्या करते हैं अब इसमें लिखते हैं। आइए, देखिए बेटा, ये तीसरा चीज जो है, तो क्या कह रहे हैं हम, तो लिखेंगे इन इकोलाई लैक्टोज इज ब्रेक डाउन बाई 3 एंजाइम, ब्रेक डाउन बाई 3 एंजाइम। लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने के लिए 3 एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, विच इज सिंथेसाइज बाय 3
स्ट्रक्चरल synthesized by three स्ट्रक्चरल जीन। और वो जीन कौन कौन से हैं? तो पहला देखो लैकजेड। लैकजेड क्या बनाता है? तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। और बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम काम क्या करता है बेटा? तो ये कैटेलाइज ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। तो यानी जो लैक्टोज है ये लैक्टोज को तोड़ेगा किसमें? ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज में। ओके, और चूंकि बीटा का होता है दोनों, ग्लूकोज बीटा होगा, बीटा ग्लूकोज एंड बीटा गलैक्टोज, इसलिए इस एंजाइम का नाम है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। दूसरा स्ट्रक्चरल जीन, सेकेंड स्ट्रक्चरल जीन वह है लैक वाई। ये क्या बनाता है? ये बनाएगा परमिएज। परमिएज का काम क्या है? परमिएज एंजाइम इंक्रीज करता है हर परमिएबिलिटी। तो परमिएज इंक्रीज permeability of cell to beta galactose। बीटा गलैक्टोज के लिए सेल की परमिएबिलिटी को बढ़ा देगा, यानी सेल के अंदर आसानी से लैक्टोज जा सके और बीटा गलैक्टोज बाहर आ सके। ये सब चीज के लिए परमिएबिलिटी को वो क्या करेगा? ये इंक्रीज कर देता है। ओके, लैक वाई। ठीक है, अब थर्ड में देखेंगे हम लोग लैक एजीन। लैक एजीन बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज। ट्रांस एसिटाइलेज कैटेलाइज करता है द ट्रांसफर ऑफ एसिटाइल ग्रुप टू बीटा गलैक्टोज। तो बीटा गलैक्टोज जो एसिटाइल ग्रुप है, उस एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर कराने का काम, यानी बीटा गलैक्टोज तक, ये काम लैक ए जीन करता है। लैक ए जीन से होने वाले एंजाइम ट्रांस एसिटाइलेज से। तो आप देख लो, यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा इसमें पूछता है। आपको नाम याद रखना पड़ेगा कि कौन से जीन से कौन सा एंजाइम। तो जेड से बीटा गलैक्टोसाइडेज, ए परमिएज से परमिएबिलिटी बढ़ती है, और ए से ट्रांस एसिटाइलेज से एसिटाइल ग्रुप का ट्रांसफर होता है, इसलिए नाम है ट्रांस एसिटाइल, मतलब ट्रांसफर ऑफ एसिटाइल ग्रुप। नाम में ही उसका काम छुपा है। तो यहां पर यह चीज हो गया, यानी तीनों जीन का क्या रोल है। अब एक ओपेरॉन जो है कब स्विच ऑफ और स्विच ऑन होगा, जो आप देख रहे थे, क्योंकि ये क्या है, लैक्टोज एक रिप्रेशर वाला जो है वह इंड्यूसिबल ओपेरॉन है। लैक्टोज इज द इंड्यूसिबल ओपेरॉन। लैक्टोज जो है वह, लैक ओपेरॉन कैसा है? तो लैक ओपेरॉन एक इंड्यूसिबल ओपेरॉन है। ओके, लैक ओपेरॉन इज इंड्यूसिबल ओपेरॉन। ठीक है, अब ये स्विच ऑन और स्विच ऑफ कब होता है? तो कोई ओपेरॉन, यानी खास करके जो इंड्यूसिबल में है, तो जब ये ओपेरॉन होगा लैक ओपेरॉन स्विच ऑफ, ओपेरॉन स्विच ऑफ when repressor is bind with
ऑपरेटर जीन। तो जो रिप्रेसर है वो बाइंड होगा किसके साथ? ऑपरेटर जीन के साथ में। तो लैक ऑपेरॉन जो है वह स्विच ऑफ हो जाएगा। ठीक है। और क्यों? क्योंकि ये तो आरएनए पॉलीमरेज ब्लॉक हो जाता है, बिकॉज आरएनए पॉलीमरेज गेट्स ब्लॉक। आरएनए पॉलीमरेज गेट्स ब्लॉक। आरएनए पॉलीमरेज जो है वह ब्लॉक हो गया, यानी आगे जाके वह अपना काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है। सो देयर वुड बी नो ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। ओके। तो इस वजह से, यानी कि जैसे ही रिप्रेसर, कोई भी रिप्रेसर, और रिप्रेसर किससे बनता है? तो रेगुलेटर जीन से, यानी वही रेगुलेट करता है। ओके। तो यानी आप यहां पर ये लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं हम क्या है। तो जब रिप्रेसर, जो रिप्रेसर आकर के बाइंड होता है, तो रिप्रेसर क्या है? एक प्रोटीन है। तो रिप्रेसर प्रोटीन प्लस रिप्रेटर प्रोटीन कहां जाके बाइंड होगा? तो ऑपरेटर जीन पे। तो ऑपरेटर जीन, ये दोनों से क्या हो जाएगा? ये हो गया स्विच ऑफ। जीन क्या हो गया? स्विच ऑफ हो गया। ओके। अब देखो, जब हम लोग लैक्टोज को ग्रोथ मीडियम में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो जो बैक्टीरिया है वो ट्रांसफर होता है ग्रोथ के लिए। ठीक है। और क्यों? क्योंकि वहां पर परमिएज एंजाइम उसके एक्टिव करता है लैक्टोज की एंट्री कराने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे अभी हम क्या बताएं आपको कि यह एक सेल है। चलो ठीक है, एक बात देख लो। और सेल के अंदर ये है, मान लो लैक्टोज। लैक्टोज सेल के अंदर इंटर करेगा कब? जब यहां पर परमिएज आएगा। लैक्टोज आ गया और ये लैक्टोज टूटेगा किसमें? तो लैक्टोज टूटेगा बेटा, ये ग्लूकोज, ये इकोलाई है मान लीजिए, और यहां पर गलैक्टोज में, ये गलैक्टोज है। इसके लिए एंजाइम कौन सा आ रहा है? तो यहां पर एंजाइम काम करेगा बीटा गलैक्टोसाइडेज। ओके। और यहां पर जो एसिटाइल ग्रुप है, एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करेगा गलैक्टोज पे, वह ट्रांस एसिटाइलेज हो गया। यही एक्शन है, परमिएज, बीटा गलैक्टोसाइडेज और ट्रांस एसिटाइलेज। अब मेरा क्वेश्चन ये है, हम क्या कह रहे हैं, आपको क्या बताया कि जब लैक्टोज इंटर कब करेगा? जब परमिएज आएगा। और परमिएज कब बनेगा? जब लैक्टोज, ये एंजाइम कहां बन रहे हैं? सभी एंजाइम सेल के अंदर बन रहे हैं। तो लैक्टोज तब इंटर करेगा जब परमिएज बनेगा। और परमिएज कब बनेगा? जब ओपेरॉन एक्टिव होगा, यानी लैक्टोज होगा अंदर। तो आप सोचो कि दो अलग अलग चीजें हैं। अरे भैया आप खुद सोच सकते हो कि लैक्टोज अगर था अंदर कब जाएगा? जब परमिएज। और परमिएज कब बनेगा? जब लैक्टोज हो। और लैक्टोज बाहर में है तो परमिएज तो बन ही नहीं सकता है। ये दो अलग अलग चीजें कैसे? या तो ये एक हो सकता है या ये एक हो सकता है, लेकिन दो अलग अलग चीजें। अब इसमें यहां पर आपको कंफ्यूजन आना चाहिए कि सर आप बताएं एक बार पहले कि लैक्टोज जब होगा अंदर लैक्टोज कब, परमिएज कब बनेगा? जब अंदर लैक्टोज होगा। और दूसरा लैक्टोज अंदर कब जाएगा? जब परमिएज होगा। तो परमिएज अगर बना ही नहीं तो लैक्टोज अंदर कैसे जाएगा? और अगर लैक्टोज अंदर नहीं गया है तो परमिएज कैसे बना है? दो बातें। देखो इसका क्या सॉल्यूशन, एकदम स्मॉल अमाउंट में लैक ऑपेरॉन का एक्सप्रेशन सेल के अंदर पहले से होया रहता है। यानी स्मॉल अमाउंट कहने का मतलब कि जो तीनों एंजाइम है वो स्मॉल अमाउंट में बने रहते हैं। और ज्यादा लैक्टोज अंदर जाकर के ब्रेक डाउन हो, इसके लिए
ये लैक ऑपेरॉन को ओपन होना होता है, स्विच ऑन होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर पहले से ये एंजाइम परमिएट ग्लैक्टोसाइडेज और ट्रांसएस्टाइलेज है ही नहीं, ऐसा नहीं है। वो एंजाइम है लेकिन क्वांटिटी उनकी काफी कम है। तो इसीलिए कहते हैं ए वेरी लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लैक ऑपेरॉन क्या लिखेंगे हम लोग, a very low level of expression of लैक ऑपेरॉन, यानी लैक ऑपेरॉन का जो है वह एक्सप्रेशन इज प्रेजेंट इन दी सेल, सेल के अंदर बहुत कम लेवल में सेल एट ऑल दी टाइम। अगर ऐसा नहीं होगा, अदरवाइज नहीं, अगर ऐसा नहीं होगा तो वो कभी भी एक्सप्रेस, यानी जो लैक्टोज है वो सेल के अंदर इंटर ही नहीं कर पाएगा। अदरवाइज लैक्टोज कैन नॉट इंटर दी सेल, नहीं तो सेल के अंदर लैक्टोज जो है वो इंटर ही नहीं कर पाएगा। ओके, अब इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर क्या कहता है, ये थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, ठीक है, इससे लिखेंगे हम लोग in presence of inducer repressor is inactive which cannot bind with operator gene, so RNA polymerase actively transcribe structural gene that result, तो फाइनल रिजल्ट क्या हो गया, जीन इज स्विच ऑन। तो क्यों भैया स्विच ऑन क्यों है, क्योंकि यहां पर क्या क्या हो गया है, इंड्यूसर प्लस रिप्रेसर, इंड्यूसर प्लस रिप्रेसर, जब इंड्यूसर और रिप्रेसर दोनों हो जाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा स्विच ऑन। ये इंपॉर्टेंट आपको एकदम एक बार में समझने के लिए आप इसको बहुत अच्छे से ब्रैकेट में बना लीजिए। ये एक पार्ट हो गया और ये दूसरा पार्ट हो गया, एक बार में आसानी से इसको आप रिवीजन करके समझ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा लैक ऑपेरॉन। ओके, तो अब आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिए, यही है हमारा लैक ऑपेरॉन। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।